बच्चों, आज हम करते हैं मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं और इसको मापने की कुल व्यय विधि और प्रतिशत विधि। कुल व्यय विधि और प्रतिशत विधि दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मांग की लोच से पहले हमने मांग का नियम किया था। मांग का नियम मांग के नियम से परिवर्तन की दिशा ज्ञात होती है और मांग की लोच से परिवर्तन की मात्रा ज्ञात होती है। मांग की कीमत लोच क्या होती है ये बताते हैं। सबसे पहले मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। मांग की कीमत लोच बराबर है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का चिन्ह मांगी गई मात्रा और कीमत दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसको दिखाता है। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, इसको हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देते हैं। कुल व्यय विधि का वर्णन करते हैं। मांग की लोच को मापने की कुल व्यय विधि का प्रतिपादन सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच को मापने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन और किस दिशा में होता है। तो इसी को जानने के लिए एक टेबल बनाई हुई है। कीमत में परिवर्तन का मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले स्थिति लिखा है हमने, फिर वस्तु की कीमत, मात्रा, कुल व्यय और कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बाद मांग की लोच। अब पहली स्थिति देखते हैं। ए स्थिति में वस्तु की कीमत 2 से कम होकर 1 हो जाती है, मात्रा 4 से 8 बढ़ जाती है, लेकिन कुल व्यय स्थिर रहता है, कुल व्यय समान रहता है, उस पर कोई अंतर नहीं आता है कुल व्यय में। तो यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। दूसरी स्थिति देखिए, जहाँ कीमत 2 से कम होकर 1 हो जाती है, मात्रा 4 से 10 बढ़ जाती है, कुल व्यय भी 8 से 10 बढ़ जाता है। कीमत के कम होने से कुल व्यय बढ़ता है, तो यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक है। देखिए, यहाँ कीमत और कुल व्यय में ऋणात्मक संबंध है। तीसरी स्थिति सी स्थिति में देखिए, कीमत के कम होने से मात्रा बढ़ जाती है और कुल व्यय कम हो जाता है। कीमत के कम होने से कुल व्यय कम होता है, तो यहाँ मांग की लोच इकाई से कम होगी। कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध है। इसको हमने आगे तालिका का वर्णन हमने यहाँ पे भी किया है। आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं, तीनों स्थितियों को। अब डायग्राम से कुल व्यय विधि का वर्णन करते हैं। देखिए, डायग्राम बनाते हैं। ओ एक्सिस पर कुल व्यय को लेते हैं और ओ वाई एक्सिस पर कीमत को ले रहे हैं। 3 स्थितियां दिखा रखी हैं यहाँ पर हमने। पहली स्थिति में बीसी रेखा देखिए ओ वाई के बिल्कुल पैरेलल है। यहाँ कीमत के घटने या बढ़ने पर कुल व्यय स्थिर रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। पहली स्थिति में पॉइंट 1 पर। दूसरी स्थिति देखिए पॉइंट 2 में टी बी रेखा। टी बी रेखा में देखिए, टी बी रेखा का स्लोप नेगेटिव है, जो कीमत और कुल व्यय दोनों में ऋणात्मक संबंध को दिखा रही है। कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है इस रेखा पर, तो यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। तीसरी स्थिति देखिए, ई सी रेखा पर कुल व्यय और कीमत के बीच धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन को दिखा रही है ये रेखा।
कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाता है, तो यहाँ मांग की लोच इकाई से कम होगी। अब हम दूसरी विधि करेंगे। मांग की कीमत लोच को मापने की दूसरी विधि है अनुपातिक विधि। अनुपातिक विधि को प्रतिशत विधि के नाम से भी जाना जाता है। मांग की लोच को मापने की प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि का प्रतिपादन भी डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस प्रणाली के अनुसार या इस विधि के अनुसार मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, ईडी बराबर है, माइनस का साइन लगाएंगे, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। इसको हम सरल रूप में फॉर्मूले के रूप में कैसे निकालेंगे, देखिए, ईडी बराबर है, माइनस का साइन लगाएंगे। अब मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग गुणा 100, और नीचे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को हम लिख सकते हैं कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत गुणा 100। अब इसको और सरल रूप बनाने के लिए डेल्टा क्यू बटे क्यू, इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे डेल्टा पी बटे पी से। इसको फिर से सरल रूप में लिख लेंगे और भी अधिक, डेल्टा क्यू बटे क्यू भाग में डेल्टा पी बटे पी, और फिर उसका सरल रूप आ जाएगा डेल्टा क्यू बटे क्यू गुना पी बटे डेल्टा पी। और इसको फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, पी बटे क्यू गुना डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी। ये हमारा मांग की लोच को निकालने का फॉर्मूला आ गया है। अब इससे हम सवाल निकाल सकते हैं, मांग की लोच का पता लगा सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम करेंगे। देखिए, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें सबकी पी प्रारंभिक क्यू प्रारंभिक मांग को दिखा रहा है। इसमें फॉर्मूले में पी प्रारंभिक कीमत को, Q1 नई मांग को और P1 नई कीमत को। डेल्टा Q बराबर है Q1 माइनस Q और डेल्टा P बराबर है P1 माइनस P। डेल्टा परिवर्तन को प्रकट करता है। अब एक सवाल देखते हैं और इस फॉर्मूले से हम करते हैं इसको। जब आइसक्रीम की कीमत 4 रुपए से कम होकर 2 रुपए प्रति आइसक्रीम हो जाती है तो मांग 1 आइसक्रीम से बढ़कर 4 आइसक्रीम हो जाती है। तो यहाँ मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। देखिए, इस सवाल में P बराबर है 4 और Q बराबर है 1। P1 2 और Q1 4 है। डेल्टा P 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा। डेल्टा Q 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, 4 बटे 1 गुना 3 बटे माइनस 2, यहाँ माइनस 2 माइनस का है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 भाग में माइनस के 2 और आंसर आ जाएगा 6। 6 जो आंसर है वो इकाई से अधिक है, तो यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक है। अब अगली हमारी बिंदु विधि है, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे।